दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द गैलेक्सी एजुकेशन में। मैं प्रिंस कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरह से चलता होगा और आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे तरह से मेहनत करते हुए अपने तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। और एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब आ रहा है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए एकदम स्ट्रांगली हम लोगों को जो है प्रिपरेशन करना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके एकदम बढ़िया तरह से गर्दा क्वेश्चन को लेके आना है और सभी क्वेश्चन का एकदम सटीक और सही आंसर दे के आना है। ऐसा नहीं कि गए बस कुछ भी गलत सलत मार दिए और चले आए तो और फिर हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा, नंबर अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और मैं आपके साथ हमेशा हूँ और आपके साथ मिलकर तैयारी कराऊँगा और आप लोगों को आगे ज़रूर बढ़ाऊँगा। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी वीडियो जो इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि किस विषय पर वीडियो चाहते हैं और किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। आप अपना सजेशन, महत्वपूर्ण सजेशन ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें या बनाएं वो सीधा सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इन वीडियो का पूरी तरह से जो है फ़ायदा उठाएं और हमारा सहयोग आप सभी को प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए हम आज का जो है विज्ञान विषय का जो सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, इसका दूसरा वीडियो आज हम लोग इस क्लास में दूसरे वीडियो पर दूसरा क्लास हम लोग आज करेंगे। तो इस दूसरे क्लास की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा आप लोगों का महत्वपूर्ण समय न लेते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पर जाने से पहले बस लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने आप तो खुद भी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त लोगों में भी इसे शेयर करें और उनको भी कहें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहूँगा और हर एग्ज़ाम में हर तरीके से आपका मदद करूँगा। आप भी हमें थोड़ा सा हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। चलिए तो अब हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज हम लोग प्रश्न जो वीडियो 1 में 40 तक किए थे, आज हम 41 से 80 तक करेंगे। अगर आप लोग हमारा ये पहला वीडियो जो है प्रश्न 1 से 40 तक अगर नहीं देखे हैं तो इस हमारे जो है प्लेलिस्ट उसमें जाएं और वीडियो 1 जो है साइंस का क्लास 10th का जो साइंस का वीडियो 1 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज है, इसे वीडियो 1 को ज़रूर देखें ताकि आपका तैयारी पूर्ण रूपेण हो पाए और वीडियो जो हम आज जो देखेंगे 2 में उसे भी अच्छी तरह से समझ पाए और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से बढ़ा पाए। तो चलिए प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। क्या कहता है प्रश्न 41? प्रश्न 41 कहता है कि बाजार में बिकने वाला चिप्स की थैली में कौन से में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन गैस भरी जाती है? बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हम लोग जो बाजार में चिप्स कुरकुरे खाते हैं, जो बंद पैकेट होता है, बड़ा बड़ा पैकेट होता है, पूरी तरह से फूला होता है, जब हम उसको फाड़ते हैं तो उसमें से सारा गैस निकल जाता है और थोड़ा सा उसमें कुरकुरे या चिप्स मिलता है। तो उसमें जो है जो गैस भरी होती है जिसके द्वारा वो फूला हुआ होता है और उसमें जो चिप्स या कुरकुरे होता है वो चिप्स ख़राब नहीं होता है, तो वो कौन सी गैस होता है जिसके कारण वो चिप्स ख़राब नहीं हो और ख़राब नहीं होने के लिए जो है सो उसमें गैस डाला जाता है? तो 41 में दिया है ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है NO2, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी कि NO2 यानी नाइट्रोजन गैस। तो चिप्स के पैकेट में जो गैस डाला जाता है वह नाइट्रोजन गैस होता है, N2 होता है। ठीक है, तो प्रश्न का जो है 41 का सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजन गैस। चलिए प्रश्न संख्या 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या कहता है? निम्न में से चाकू से काटा जा सकता है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए है लिथियम Li, ऑप्शन बी है Ca कैल्शियम, ऑप्शन सी है Cu कॉपर, ऑप्शन डी है Fe फेरम यानी लोहा। तो इनमें से किसे जो है चाकू से काटा जा सकता है? तो 42 का है ऑप्शन ए आंसर यानी लिथियम। लिथियम एक ऐसा तत्व है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, यानी वह मुलायम होता है। ठीक है, तो चलिए अगले
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 43। 43 कहता है सीनेबाग किसका अयस्क है? सीनेबाग किसका अयस्क है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो भी तत्व होता है वो सभी तत्व किसी न किसी अयस्क से ही प्राप्त किए जाते हैं। और एग्ज़ाम में 10th का जो एग्ज़ाम होगा या किसी भी एग्ज़ाम में अयस्क से संबंधित 1-2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को भी देखना चाहिए और सभी तत्वों के जो अयस्क होते हैं उसे याद कर लेनी चाहिए। तो सीनेबाग जो है किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है जस्ता का, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम का Al का, ऑप्शन सी है Hg पारा का, ऑप्शन डी है Ca कैल्शियम का। तो सीनेबाग किसका अयस्क है? तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी Hg का। सीनेबाग जो है वह Hg का अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। 44 में क्या कहता है? 44 कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। अगर रासायनिक रिएक्शन के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो वह कौन सा प्रक्रिया कहलाएगा? ऑप्शन ए कहता है उपापचयन, उपचयन, ऑप्शन बी कहता है अपचयन, ऑप्शन सी है संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रक्रिया कहलाएगा? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी संक्षारण या ऑप्शन डी कोई नहीं। देखते हैं प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो 44 यानी 44 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का ह्रास होता है वह अपचयन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जस्तीकरण, ऑप्शन बी एनोडीकरण, ऑप्शन सी संक्षारण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया जो है वो एनोडीकरण कहलाती है। यानी एल्युमिनियम एक एनोड और कैथोड दो प्रकार के जो रॉड है वो लगाए जाते हैं। तो जिस पर ऑक्साइड की परत बनती है उसे एनोड कहते हैं, इसीलिए इसे एनोडीकरण कहा जाता है इस प्रक्रिया को। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन बी। 46 का देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है? 46 में कहता है निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्न ऑप्शन में से कौन ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजेशन करने वाला है, यानी ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट है? निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए H2 हाइड्रोजन, ऑप्शन बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी H2S या ऑप्शन डी Mg मैग्नीशियम। तो 46 का सही आंसर क्या होगा? कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि H2S। H2S ये जो है ऑक्सीकारक तत्व है, सॉरी यौगिक है, ऑक्सीकारक यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 क्या है? प्रश्न संख्या 47 है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक है जो सबसे अभिक्रियाशील है, यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी C3H6, ऑप्शन सी C2H4 या ऑप्शन डी C3H8। कौन सा होगा? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2H4 यानी एथीन। एथीन जो है वो इन ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। कोई भी जो कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है
एन स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3n स्क्वायर यानी 3n स्क्वायर, ऑप्शन डी है 4n स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2n स्क्वायर। किसी भी सेल का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो होगा 2n स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 48 क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 49 में कहता है डाईमिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या होगा? डाईमिथाइल ईथर जो है ये सामान्य नाम है, C2H6O का IUPAC नाम क्या होगा? ऑप्शन ए है मिथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी इथेन या मिथॉक्सी मीथेन। प्रश्न संख्या 49 सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मिथॉक्सी मीथेन। C2H6O का जो IUPAC नेम होगा वो होगा मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 में क्या कहता है? मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? ऑप्शन ए है 7 गुण, ऑप्शन बी 2 गुण, ऑप्शन सी 3 गुण, ऑप्शन डी 6 गुण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 7 गुणों पर। मेंडल ने मटर के 7 गुणों पर कार्य किया था। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है कि ऑक्सीन है क्या है? ऑक्सीन एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीन क्या है? तो प्रश्न संख्या 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी एक हार्मोन है। ऑक्सीन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है, जो इंसान यानी हम लोग जो भी मानव श्वसन करते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, ऑप्शन ए कहता है उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी संयोजन है, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी है या ऑप्शन डी ऊष्माशोषी है। तो प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक उपचयन है। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह उपचयन प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? 53 का मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम। मेथेनोइक अम्ल यह एक IUPAC नेम है, इसका सामान्य नाम क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी एसेटिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपियोनिक अम्ल, ऑप्शन डी ब्यूटरिक अम्ल। क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का नाम सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। बोल रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा किसे कहते हैं? यानी धोने वाला सोडा, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा। धोबिया सोडा का मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा, यानी कोई भी धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी N2CO3, 10H2O या ऑप्शन सी CaOH2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए आप लोग? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही। Na2CO3 इंटू 10H2O, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये धोने वाला सोडा है। Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं 55 का। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है, He यानी हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन ए में बोलता है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 55 का। तो प्रश्न संख्या 55 का होगा ऑप्शन बी यानी 2। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यानी कि हीलियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 2 ही होता है, हाइड्रोजन हीलियम। और किसी भी सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये तो पहला ही सेल होगा, हाइड्रोजन में तो 1 ही रहता है, हीलियम में 2 ही रहेगा। तो इसकी बाहरी सेल कहिए या अंदरूनी सेल कहिए, इसमें एक ही सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हीलियम के परमाणु में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2। प्रश्न संख्या 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है अगला प्रश्न संख्या 56। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील जो भस्म होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी क्षारक, ऑप्शन सी क्षरण या ऑप्शन डी संक्षारण। तो जल में घुलनशील भस्म कहलाएगा ऑप्शन ए क्षार। क्वेश्चन नंबर 56 का होगा ऑप्शन ए क्षार। जल में घुलनशील भस्म जो होगा वह क्षार कहलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 57। ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। किससे ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ऑप्शन ए संतरा से, ऑप्शन बी टमाटर से, ऑप्शन सी सिरका से या ऑप्शन डी इमली से। प्राकृतिक में पाए जाने वाले जो ये फल और सब्जियां हैं उनमें से किन में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो 57 का सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टमाटर से। यानी टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58। 58 में क्या कहता है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। नीचे ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शनों में से सबसे कम गलनांक किन का होता है। ऑप्शन ए दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी Na, ऑप्शन सी Au ऑरम यानी सोना, ऑप्शन डी Fe फेरम। किसका गलनांक सबसे कम होता है। तो प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यानी Na का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 59 का। 59 में क्या कहता है। 59 कहता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया यानी दोनों अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऑप्शन डी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। 59 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में उपचयन और अपचयन दोनों हो जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या है 60। प्रश्न संख्या 60 में देखते हैं कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। कौन सा ऐसा धातु है जिसको जलाने पर यानी जब वो जलता है तो चमकदार श्वेत ज्वाला यानी एकदम चमकता हुआ श्वेत ज्वाला जो है उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए फेरम Fe, ऑप्शन बी Al एल्युमिनियम, ऑप्शन सी Mg मैग्नीशियम, ऑप्शन डी Ca कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब जलता है तो यह चमकदार श्वेत रंग का रोशनी उत्पन्न करता है। तो प्रश्न संख्या 60 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर क्या होगा। क्रमांकुचन पेरिस्टेल्सिस गति कहाँ पाई जाती है। क्रमांकुचन गति जो होती है वह कहाँ पाई जाती है। मांसपेशियों में, आहार नाल में, हृदय में, इनमें से सभी में। तो प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आहार नाल में।
यानी कि मानव का जो आहार नाल होता है यानी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रमांकुचन गति पाई जाती है। इसी गति के कारण जो है भोजन आगे की ओर बढ़ता है, गति करता है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आहार नाल में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 62 में क्या कहता है? टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन जो है मुख्यतः कहाँ जमा होता है? 62 कहता है टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? ऑप्शन ए, वृक्ष के छाल में, ऑप्शन बी, पुराने जाइलम में, ऑप्शन सी, पुराने फ्लोएम में, या ऑप्शन डी, जड़ों में। टैनिन कहाँ मुख्यतः जमा होता है? तो प्रश्न संख्या 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृक्ष के छाल में। टैनिन जो है मुख्यतः वृक्ष के छाल में जमा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 63, हृदय का पेसमेकर कहते हैं, यानी हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं? अब थोड़ा सा समझ लीजिए पेसमेकर क्या होता है। पेसमेकर होता है हृदय की गति को प्रदान करने वाला, यानी अगर हृदय की गति कम हो जाती है किन्हीं लोगों का, या फिर हृदय जिन चीज़ों के कारण गति करता है उसे ही पेसमेकर कहते हैं। तो हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? SA नोड को, या BA नोड को, हिंस का बंडल, या पुरकिंजे तंतु। इनमें से, इन ऑप्शन में से किसे पेसमेकर कहते हैं, यानी हृदय को चलाने वाला, हृदय को गति प्रदान करने वाला कहा जाता है? तो 63 का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, यानी SA नोड को। इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप हार्ट का चित्र देखें, हृदय का, मानव हृदय का चित्र देखेंगे तो उसमें SA नोड आपको दिखाई देगा। उसी के कारण जो है हृदय में गति बनी रहती है, हृदय कंटिन्यू गति करते रहता है। इसीलिए SA नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, SA नोड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय धड़कन की गति होती है। एक सामान्य व्यक्ति है जिसे कोई बीमारी नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसके हृदय की गति कितनी होगी? 50 से 60 प्रति मिनट, 60 से 70 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट, या 80 से 90 प्रति मिनट। तो प्रश्न संख्या 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 70 से 80 प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में हृदय जो है वह 70 से 80 बार के बीच में धड़कना चाहिए, या धड़कता है, उसे सामान्य हृदय चाप हम कहते हैं, या सामान्य हृदय की धड़कन हम कहते हैं। यह 72 से 74, 76 भी हो सकता है। जब आप देखते होंगे किसी पेशेंट को डॉक्टर नाड़ी पकड़ के और घड़ी को देखते हुए जो अनुभव करते हैं, वो क्या करते हैं? वो यही हृदय की गति को मापते हैं कि 1 मिनट में उस रोगी की या व्यक्ति की जो हृदय गति है, यानी हृदय की जो धड़कन है, कितनी बार धड़क रही है। अगर 70 से कम है तो उसे कम माना जाता है, या 80 से अगर ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा माना जाता है। अगर 70 से 80 के बीच में है उसे सामान्य माना जाता है, यानी नॉर्मल व्यक्ति है, उसे कोई हृदय की बीमारी या कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। 65 क्या कहता है? 65 कहता है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर क्या कहते हैं? रुधिर का मतलब ब्लड, खून। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर का जो चाप होता है वो किससे नियंत्रित? चाप का कहने का मतलब है कि प्रेशर, जिसको हम लोग हिंदी में प्रेशर कहते हैं। यानी इसे आप अपने आम बोलचाल भाषा में समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर किससे कंट्रोल होता है, यानी नियंत्रित होता है। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? बॉडी में। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है? ऑप्शन ए कहता है थाइमस द्वारा, ऑप्शन बी कहता है थायराइड द्वारा, ऑप्शन सी कहता है एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन डी कहता है वृषण द्वारा। किस ग्लैंड के द्वारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है हमारे शरीर में? तो प्रश्न संख्या 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रिनल द्वारा। एड्रिनल ऑर्गन जो है, ग्रंथि जो है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देती है और बहुत ज़्यादा घटने भी नहीं देती है। तो प्रश्न संख्या 65 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एड्रिनल द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। 66 क्या कहता है? 66 कहता है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है?
कौन सा ऐसा पादप का हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं? कौन सा ऐसा हार्मोन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है ऑक्जीन हार्मोन, ऑप्शन बी कहता है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी कहता है एबेसिक अम्ल और ऑप्शन डी कहता है जिब्रेलिन। तो किसके कारण पत्तियां मुरझाती हैं? तो 66 यानी 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन पादप में एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके कारण सभी पत्तियां जो होती है वो उस पौधे का मुरझा जाती हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 66 का होगा ऑप्शन ए सही आंसर। अब चलते हैं 67 67 प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। 67 में क्या कहता है? कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मतलब पत्तियों के अंदर जो गैस का आदान प्रदान होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती लेता है और ऑक्सीजन जो छोड़ता है, ये गैसों का आदान प्रदान लेने और देने की जो क्रिया होती है किस अंग के द्वारा होती है? पत्ती के किस अंग के द्वारा होती है? कहाँ से होती है? तो ऑप्शन ए कहता है सिरा के द्वारा, ऑप्शन बी कहता है रंध्र के द्वारा, ऑप्शन सी कहता है मध्य सिरा के द्वारा, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं, किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 67 का होगा ऑप्शन बी, यानी कि रंध्र के द्वारा। पत्तियां जो है सांस रंध्र के द्वारा लेती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां लेती हैं रंध्र के द्वारा और छोड़ती जो ऑक्सीजन है वो भी रंध्र के द्वारा। ठीक है, तो आदान प्रदान करने की जो साइट है, स्थान है पत्तियों में, वो है रंध्र। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 68 68 क्या कहता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यानी भोजन पचाने के लिए जो हमारे पेट में जो आमाशय से जो पित्त रस स्रावित होता है आमाशय में, वो कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए कहता है अग्नाशय से, ऑप्शन बी कहता है यकृत से, ऑप्शन सी कहता है छोटी आंत से। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है इनमें से किसी से नहीं। तो 68 का सही आंसर क्या होगा? 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यकृत से। यानी पित्त रस जो है वो लीवर से निकलता है, लीवर से गल ब्लैडर में जाता है, गल ब्लैडर से वो आमाशय में आता है, जिसे हम लोग पित्त रस कहते हैं। अग्नाशय का मतलब होता है पैंक्रियाज, छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, तो और यकृत का मतलब लीवर। तो पित्त रस लीवर से सेक्रेट होता है, स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 69 कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? किस विधि के द्वारा कवक में जो है पोषण होता है? ऑप्शन है ए मृतजीवी, ऑप्शन बी समभोजी, ऑप्शन सी स्वपोषी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विधि से कवक में पोषण होती है? तो प्रश्न संख्या 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृतजीवी। मृतजीवी विधि के द्वारा जो है कवक अपना पोषण करता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन ए से बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हो गया 70 समजात अंगों का उदाहरण है। कौन सा जो है वो समजात अंगों का उदाहरण है? ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो प्रश्न संख्या 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी हमारा हाथ और कुत्ते का जो अग्रपाद होता है यानी अगला जो पैर होता है वो दोनों समजात अंग के उदाहरण हैं, समान अंग के उदाहरण हैं। यानी कुत्ता और इंसान में कहा जाता है कि दोनों में समजात अंग पाए जाते हैं, यानी जो अंग इंसानों में पाया जाता है वैसे ही अंग कुत्तों में पाया जाता है। इसीलिए इंसानों में आगे का हाथ जो होता है और वो कुत्ते का जो अगला दोनों पैर होता है वो दोनों समजात अंग के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए तो और प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है? प्रश्न 71 कहता है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी न्यूरॉन में, ऑप्शन सी मेरुरज्ज में, ऑप्शन डी डेंड्रॉन में।
तो 71 का सही होगा ऑप्शन सी, मेरुरज में, यानी प्रति चाप जो है मेरुरज में बनते हैं। मस्तिष्क तो आप लोग समझते ही होंगे, ब्रेन। न्यूरॉन मतलब जो न्यूरॉन जो होता है ना, वो ब्रेन का ही एक अंग है, तंत्र है। और मेरुरज का मतलब होता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को मेरुरज हम लोग बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में यानी मेरुरज में प्रतिवर्ती चाप पाया जाता है, चाप पाया जाता है या बनते हैं बैकबोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 72 72 नंबर। सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है, ठीक है। सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है, कितना होता है? अनुशीथिलन मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोल और डायसिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब ऊपरी और डायसिस्टोल मतलब निचली। आप अधिकतर देखते होंगे कि डॉक्टर लोग जो हैं जब ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट का मापते हैं तो वो कुछ लिखते हैं, जिसमें से सामान्य जो होता है वो होता है 80/120, 80/120, ये नॉर्मल मापा जाता है। सॉरी 120/80, गलती हो गया, सॉरी 120/80, 120/80। तो ये सामान्य होता है। तो अनुस्थलन रक्तदाब जो सामान्य होता है वो कितना होगा? 80 होगा। अतः इसका सही आंसर 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 80 mm। ठीक है, रक्तदाब सामान्य अनुस्थलन 80 mm। और स्थिलन कितना हो जाएगा? तो स्थिलन हो जाएगा सामान्य 120, जिसको हम सिस्टोल और डायसिस्टोल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 73 नंबर। 73 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न ऑप्शन में से कौन एक ऑप्शन जो है वो उभयलिंगी जंतु का है? ऑप्शन ए कहता है केचुआ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी बकरी। तो कौन है जो उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन 73 का, सॉरी प्रश्न संख्या 73 का जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो होगा ए, 73 का ए, यानी कि केचुआ। केचुआ जो है वह एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। 74 में कहता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पीय पौधे, फूलों का जो पौधा होता है उसमें जनन, लैंगिक जनन जो होता है किस प्रकार से होता है? पत्तियों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है? कोई नहीं, किसी प्रकार से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 74 का इसका सही आंसर होगा बी, फूलों द्वारा। फूल के पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वह पौधों के फूलों के द्वारा होता है। फूलों में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं उनके द्वारा लैंगिक जनन पुष्पीय पौधों में होता है। चलिए तो प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 75। चलिए 75 में देखते हैं निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है गुलहर का पुष्प, गुलहर का पुष्प। ऑप्शन बी सरसों का पुष्प, ऑप्शन सी पपीता का पुष्प, ऑप्शन डी गुलाब का पुष्प। पुष्प मतलब फूल, गुलहर मतलब अपने यहाँ हमारे बिहार में लोग इसे अपने बोलचाल गांव की भाषा में गुल्लर कहते हैं, गुल्लर, उसका फूल। तो किस प्रकार का फूल जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, या इसमें से एक लिंगी है दिए गए ऑप्शनों में से? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पपीता का पुष्प। पपीता का जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 76 76 कहता है निम्न में से बौने पौधे को दर्शाता है। मेंडल ने जो मटर पर प्रयोग किया और उन्होंने जो अलग अलग जो जाति होते हैं पौधे को, उन्होंने जो उसका कोड दिया, वो कोड इनमें से बौने पौधों को कौन सा कोड दर्शाता है? यही ये प्रश्न कह रहा है, पूछ रहा है हमसे। तो निम्न में से बौने पौधे को दर्शाता है कौन सा कोड? ए में टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन बी स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन सी दोनों स्मॉल टी, ऑप्शन डी
दोनों कैपिटल टी। तो 76 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी दोनों कैपिटल टी जो है वो बौने पौधों को दर्शाता है। जिस बीज का मेंडल साहब ने डबल कैपिटल टी कोड दिया वो बीज बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 76 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 कहता है मेरुरज निकलता है। मेरुरज कहाँ से निकलता है? परम मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पौंस से या मेंडुला से? तो परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ये सभी मस्तिष्क का ही अलग अलग भाग है। तो मेरुरज कहाँ से निकलता है? प्रश्न पूछता है कि मेरुरज कहाँ से निकलता है। चलिए प्रश्न संख्या 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेंडुला से। मेरुरज यानी बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो कहाँ से निकलता है? तो मेंडुला से। मस्तिष्क ये हमारा जो सर है उसका जो मेंडुला है वहाँ से मेरुरज निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 78 क्या कहता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का स्थानांतरण यानी परिवहन, मतलब स्थानांतरण या ट्रांसफर कहिए उसको, परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए परासरण विधि द्वारा, ऑप्शन बी विसरण विधि द्वारा, ऑप्शन सी अवशोषण विधि द्वारा या ऑप्शन डी रसारोहण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन? तो प्रश्न संख्या 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विसरण विधि द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण जल का, वो विसरण विधि के द्वारा होता है। तो प्रश्न संख्या 78 यानी 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विसरण। चलिए अब हम लोग देखते हैं 79 क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शारीरिक संतुलन के लिए या ऑप्शन डी सभी के लिए। मस्तिष्क का क्या काम है, क्यों उत्तरदायी है? तो 79 का आप, ये तो बहुत आसान सवाल है, सभी लोग जानते होंगे। उत्तर बता दीजिए, सभी लोग के पास इसका उत्तर होगा। चलिए मैं ही बताता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी के लिए। यानी मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए भी होता है। यानी हमारे शरीर में जो संतुलन है, चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, सभी का संतुलन जो है वो मस्तिष्क ही बनाए रखता है। हमारा हृदय गति जो तेज होता है, बढ़ता है, घटता है, वो भी मस्तिष्क के द्वारा होता है। सोचने की जो क्षमता होती है वो भी मस्तिष्क के द्वारा ही की जाती है। तो सभी चीज़ों के लिए मस्तिष्क ही उत्तरदायी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सभी के लिए। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 80 क्या कहता है? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता होगा। इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। एक और प्रश्न था कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, इसी वीडियो में, पिछला वीडियो में शायद था। तो ग्लूकोज का संरचना सूत्र सभी लोगों को पता ही होगा। ग्लूकोज का संरचना सूत्र होता है C6H12 और O6। तो इसमें C6 का मतलब C किसको दर्शाता है? कार्बन को दर्शाता है। तो कार्बन के कितने अणु होंगे? तो 6 अणु होंगे। इसलिए प्रश्न संख्या 80 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। कार्बन के कुल 6 अणु होते हैं। चलिए तो इसी के साथ हमारा जो आज का क्लास था वो समाप्त होता है। इसी प्रश्न के साथ 40 प्रश्नों की श्रृंखला थी। 40 प्रश्नों का ये श्रृंखला समाप्त हो गया। प्रथम 40 प्रश्नों की श्रृंखला जो है वीडियो 1 में दिया गया है। आप लोग अगर वीडियो 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो 1 को जरूर से देखें। और ये वीडियो 2 जो हम अभी क्लास में देखे हैं, इसे 2 बार 3 बार जरूर देखें ताकि पूरी तरह से याद हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे और इसी प्रकार के
आगे की और तैयारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करें, अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें। आप इसमें और क्या बदलाव चाहते हैं, किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, किस विषय पे चाहते हैं, ज़रूर बताएं। हम अगला वीडियो बहुत ही जल्द बनाएंगे और आप लोगों के बीच लाएंगे। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को बनाए रखें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, अपने माता पिता और गाँव का नाम जो है रोशन करें और अपने जीवन को सफल बनाए, अपने जीवन में एक सफल व्यक्तित्व को पा सके, एक सफल लक्ष्य को पा सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रिंस कुमार आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।